हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल वाले में ना देखो, अगर कुछ रिवाइज करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक होती है आपकी इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छे, सप्लाई का मतलब याद है आपको वर्ड? सेल एंड, मोटा मोटी सेल कह सकते हो, लेकिन इसके अलावा डेप्थ में हम पढ़ेंगे आगे। मोटा मोटी आप एक बार सेल मान सकते हो, या तो इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब वर्ड आता है इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है? तो विद इन क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई किस किस को बोलते हैं? एक विद इन, विद इन अ स्टेट, या फिर विद इन अ स्टेट और यूटी। तो इससे हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका एक बंदा चंडीगढ़ में है और दूसरा बंदा भी चंडीगढ़ में ही है, दोनों बंदे चंडीगढ़ में ही है, दोनों मतलब एक सप्लायर भी और दूसरा, वैसे लोकेशन ऑफ बायर नहीं देखते, बायर नहीं देखते, प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। लेकिन आप मोटा मोटी बायर सोच लो, मोटा मोटी के लिए बायर सोच लो, अदरवाइज वैसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई ही देखते हैं इसमें। तनु, आपके घर से फोन होगा ये? तनु, इंटर जैन ही सेव किया सी। वैसे हम सप्लायर और बायर की लोकेशन नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। बायर नहीं देखते, लेकिन मोटा मोटी या बायर समझ लो, मोटा मोटी के लिए फॉर इनिशियल इनिशियल। अगर सप्लायर और बायर दोनों सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटी सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं। इंट्रा यूटी जैसा कोई टर्मिनोलॉजी लॉ में है नहीं, तो इसको भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ही बोलेंगे। अब इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? बिटवीन टू स्टेट, या बिटवीन टू यूटी, या फिर बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूटी। इसका मतलब क्या हो गया? बिटवीन टू स्टेट जब बोला, मतलब एक बंदा पंजाब में और दूसरा दिल्ली में। अब ये क्या हो गया? बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूटी कह लो। पंजाब में और हरियाणा में, बिटवीन टू स्टेट हो गया। और अगर चंडीगढ़ से उधर है दिल्ली में, बिटवीन टू यूटी कह देंगे। तो तीनों कैटेगरी में क्या बनेगा? इंटरस्टेट सप्लाई बनेगा। और तीनों कैटेगरी में क्या लगेगा? IGST लगेगा। और अगर इंट्रा है तो क्या लगेगा? CGST प्लस SGST। ठीक है। इसके बाद, इसके बाद बात ये आती थी कि सर जब हम बोलते थे SGST, तो कौन सा स्टेट का GST? जैसे अगर चंडीगढ़ का केस होगा तो इस केस में क्या लगेगा? CGST प्लस UTGST। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट का केस बनेगा, जैसे पंजाब और पंजाब के बीच में, पंजाब और पंजाब, तो इधर बनेगा CGST प्लस पंजाब GST। ठीक हो गया? लेकिन अगर इंटर स्टेट का केस रहेगा तो इधर क्या लगेगा आपका? IGST लगेगा। क्या ये IGST भी बाद में स्प्लिट होता है? द आंसर इज हाँ, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ CA की जर्नी, ना तो इंटर ना फाइनल, हमें इसकी बाइफर्केशन की जरूरत नहीं है। वो बैक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट का पोर्टल खुद से करता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रोफेशन में भी जाएंगे ना, इन प्रैक्टिस जाएंगे आफ्टर डिग्री, तो भी हमें ये जरूरत नहीं है। वो मैंने वैसे ही आपको बैक ऑफ के लिए बता दिया था कि होता क्या है भाई। अब दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक पंजाब है, एक हरियाणा है, डाउट आएगा किसको दे, पंजाब को दे या हरियाणा को दे। पुराना सिस्टम था तो ओरिजिनेशन वाली स्टेट, सप्लायर वाली स्टेट पंजाब को देते थे। न्यू सिस्टम है, GST है, तो इसमें डेस्टिनेशन वाली को देते हैं। क्यों देते हैं फिर उसका रीजन बताया था, पब्लिक ज्यादा है तो स्टेट में। और छोड़ो, सारी कहानी मैंने बताई थी। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डिग्री और उसके बाद प्रोफेशन में भी ये कुछ काम में नहीं आता। सिर्फ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे IGST लगेगा, दैट्स ऑल। जब मैं बोलता हूँ ना IGST लगेगा, अगर आपका रेट 18% तो पूरा 18% लगेगा, और 18% का अगर रेट है तो इधर 9% और 9% बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। कल के लेक्चर में जो हमारी यूजफुल चीज़ है सिलेबस के लिए, वो सिर्फ इतनी थी, मैंने आपको रिकॉल करवा दी। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो हमने कुछ किया था, बस इतना ही था, यूजफुल इतना ही था। आज के लेक्चर में जैसे अपनी बात हुई थी, अपन ITC को समझते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज ITC?
आईटीसी की पहले फुल फॉर्म इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक्चुअल में वर्ड इनपुट और आउटपुट कैसे आया, दो वर्ड है, एक इनपुट और एक आउटपुट। कहते हैं अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, ठीक है जी, लेट्स से राघव आपकी किस चीज़ की शॉप है, जनरल स्टोर है, फर्नीचर की शॉप है लेट्स से, तो ये फर्नीचर वाली शॉप जो परचेज करती है, ठीक है ना, आप इसको वर्ड परचेज बोलते हो ना, जीएसटी लॉ से वर्ड परचेज नहीं बोलता, जीएसटी लॉ से वर्ड बोलता है इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। जीएसटी लॉ से वर्ड परचेज नहीं बोलता, जीएसटी लॉ क्या बोलता है, इनवर्ड सप्लाई। और ये बिजनेस एंटिटी जो आउटवर्ड करेगी उसको आप सेल बोलते हो ना जनरली, लॉ उसको बोलता है आउटवर्ड सप्लाई। ये जो सप्लाई टर्म है ना, मोटा मोटी मैंने आपको बता रखा है सेल, लेकिन ब्रीक डेप्थ में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अंडर सेक्शन नंबर 7। डेप्थ में क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन। जब मैंने बोला डेप्थ में डेफिनेशन करेंगे तो आपको में भी डाउट आना चाहिए कि सर हमने तो सुना था डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में होती है, क्या डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में होती है, लेकिन सप्लाई को जो डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 7 में। हाँ जनरली ऐसे होता है कि डेफिनेशन सारी सेक्शन नंबर 2 में उठा के रखी होती हैं, बहुत सारी ऑलमोस्ट सेक्शन नंबर 2 में होती है। जीएसटी लॉ में भी ऐसा ही है, मेजॉरिटी ऑफ द डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में है, लेकिन बहुत सारे एक्ट्स में ऐसा होता है अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो उसको डिफाइन करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन भी बना देते हैं। सिमिलरली जीएसटी लॉ में वर्ड सप्लाई इज अ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, तो इसको समझाने के लिए प्रॉपर सेक्शन बनाओ। सिमिलरली सीए फाइनल में हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ते हैं, मामला, तो उसमें भी सेक्शन नंबर 4 में मनी लॉन्ड्रिंग को समझाया हुआ है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में बहुत बड़ी टर्म हो गई। जनरली सेक्शन नंबर 2 में होती है डेफिनेशन, लेकिन अगर कोई टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, तो डेडिकेटेड सेक्शन होता है उनका। मैंने आपको कहा कि सप्लाई जो डिफाइंड है सेक्शन नंबर 7 में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 7 ऑफ कौन सा एक्ट, सीजीएसटी आईजीएसटी, मैंने आपको बोला नहीं, आप बताओ कौन सा, क्योंकि मैंने आपको कल ये बताया था जब क्वेश्चन मतलब मैं कुछ ना बोलूँ तो सीजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी के सिर्फ हम 2 ही सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 10 और 12, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और कल हमने इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी मैंने आपको कि एक सीजीएसटी एक्ट और बहुत सारे एसजीएसटी एक्ट है और यूटीजीएसटी एक्ट है, लेकिन सारे के सारे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट 100% सेम है सीजीएसटी एक्ट के जैसे, तो देयरफॉर हम कल सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं। एक इनवर्ड सप्लाई का आउटवर्ड सप्लाई समझ में आ गया। परचेज को वर्ड बोलते हैं इनवर्ड और सेल को वर्ड बोलते हैं आउटवर्ड। दूसरा, जो परचेज करी उदो भी जीएसटी लग गया होगा, जिमें कि राघव है फर्नीचर खरीद के लेके आया, लेट से डाइनिंग टेबल खरीद के लेके आया, डाइनिंग टेबल आगे बेचेगा, खरीद के लेके आया 40,000 में, उसके ऊपर रेट है 18% का, तो 18 चौक 7200 का जीएसटी लगा होगा। तो जो पे करके आया ये बंदा कितना पे करके आया, 47,200। क्या इस मौके पे जीएसटी लगा ना। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आपा इनपुट टैक्स। व्हाट इट, ये फर्नीचर वाली शॉप क्या करेगी, आउटवर्ड सप्लाई कर रही है, कस्टमर को इसने कहा कि 50,000 का है प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा, कस्टमर को कहा 50,000 का है प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा, तो 50,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी फिर से रेट 18%, 18 5 90, 9,000, टोटल कितना हो गया 59,000। कस्टमर से रिसीव कितना किया, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिसीव किया 59, ठीक हो गया। और क्या ये आउटवर्ड सेल करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे इसको, सेल का नाम है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर लगने वाला जीएसटी का नाम है आपका आउटपुट टैक्स। बचपन में जो सेल के एंट्री डालते होते थे उसमें आता था वर्ड आउटपुट टैक्स। पॉइंट नंबर 1, परचेज का परचेज नहीं बोलना, इनवर्ड सप्लाई बोलना है। सेल को सेल नहीं बोलना, आउटवर्ड सप्लाई बोलना है। इनवर्ड सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स इनपुट टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स लगने वाला आउटपुट टैक्स। क्रिश पहले वहीं थे, पहले वहीं थे। तो कल आया नहीं सी, मैं तेन कल ही गल रिमाइंड करा दा, कल वाला लेक्चर तो देखे नहीं होना ऑब्वियसली, एक गल रिमाइंड करा दा, इंटर का ना सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रिपीट करने का टाइम है नहीं, फाउंडेशन एंड वाले दिन पढ़ के आप पास हो जाएंगे, इंटर ही नहीं होना, तो प्लीज़ पहले कंसनट्रेशन ना सुनांगे आप। चल हूँ मैंने तेरी कंसनट्रेशन मिसिंग दिखी ना,
प्लीज़ ये गल ध्यान रखियो, पहले दिनों सिंसीयरली चलना पਊਗਾ, एंडले दिनों च वैसे तो फाउंडेशन च भी औखा है, पर चलो बाली घैंट ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਈਏ। ਇੰਟਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇੰਟਰ ਐਂਡਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1% ਚਾਂਸ ही नहीं, 1% भी चांस नहीं, सिलेबस ही बहुत ज़्यादा एक्चुअली। जीएसटी इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ा समझोगे हुण जिवें मैं सप्लाई की डेफिनेशन करान लगूंगा ना, तुहानूं गल दसदा है, पहले पेज ती वर्ड आ जाऊगा ITC ब्लॉक्ड, तुहानूं ना पता है ITC ना तुहानूं पता है ब्लॉग, पहला पॉइंट किवें समझोगे सप्लाई की डेफिनेशन पढ़न दे लई? तो चंगी तरह चीज़ां क्रिस्टल क्लीयर होनी चाहिए। तो एक दिन होर जांदा है, कल नूं वाधू कुछ तुहानूं पता होगा, समझ कुछ नहीं होगा, पर टर्म्स बहुत सारियां पता होंगे भी सर आ भी बोले सी, आ भी बोले सी, आ भी बोले सी, पर पता नहीं है कि ध्यान नाल सुनोगे तो 5 दिनों बाद क्लैरिटी आने लग जू, ध्यान नाल नहीं सुनोगे गई बहस पानी लिटरली। मैंने आपको पहले कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जो बच्चे रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे उनको मैं GST बैच के अंदर डाल ही नहीं सकता, समझ ही नहीं आना उन्होंने कुछ, अकाउंट्स में डाल दूंगा, GST में नहीं डाल सकता, जो पहले दिन से आ रहा है GST में वही जाएगा, क्रिटिकल है। परचेज को इनवर्ट सप्लाई बोलना है, सेल को आउटवर्ड सप्लाई बोलना है, इनवर्ट सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स इज इनपुट टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स इज आउटपुट टैक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हो तो उसको ऐसे बोलते हैं क्रेडिट पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ऐसे भी मैसेज आता है ना, तो मतलब क्रेडिट वर्ड जो आता ना उदों क्रेडिट वर्ड का रेलेवेंस ये होंदा है भी किसी ने आपां नूं देना है, आपां किसी तो लेना है, एक बेनिफिट है। वर्ड क्रेडिट का रेलेवेंस दस रहा तुहानूं, वर्ड क्रेडिट का रेलेवेंस की है, कोई बेनिफिट है जिहड़ा किसी ने देना तो आपां रिसीव करना है, मैसेज भी ऐसे आता है रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट या क्रेडिट पॉइंट्स। तो उवें इनपुट टैक्स भी की चीज़ है, जिहड़ा राघव पे तो करके आया है, राघव ने अपने सप्लायर को पे कितना किया था 40,000 प्लस 7,200, राघव ने पीछे टैक्स तो पे किया था 7200, लेकिन ये 7200 का नाम था इनपुट टैक्स, राइट? हाँ, लेकिन इस इनपुट टैक्स का फायदा बेनिफिट राघव को मिलना है, कोई देगा राघव को, कौन देगा इसका बेनिफिट? गवर्नमेंट देगी आपको। सर गवर्नमेंट क्यों देगी? इसने तो राघव ने जो पे किया होगा, किसको पे किया होगा? सप्लायर को। राघव का सप्लायर कौन था? आइकिया, सुना है नाम? आइकिया कंपनी फर्नीचर का ब्रांड है, रेडीमेड फर्नीचर देते हैं ये, घर पे असेंबल इजीली हो जाता है। तो इसने आइकिया से सामान खरीदा था, इसने तो 47,200 किसको पे किया? आइकिया को। लेकिन आइकिया ने पता क्या किया होगा? गवर्नमेंट को जमा कराया होगा टैक्स, यही 7200। आइकिया ने क्या किया होगा? 40,000 अपनी पॉकेट में रखा होगा, 7200 गवर्नमेंट को जमा कराया होगा। तो गवर्नमेंट ने राघव को 7200 का बेनिफिट देना है, जो 7200 का बेनिफिट देना है उसी को आप बोल देते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट, बेनिफिट। क्रेडिट रेलेवेंस वर्ड क्रेडिट का इज बेनिफिट। इनपुट टैक्स का फायदा गवर्नमेंट ने राघव को देना है। कहानी समझो क्या चल रही है? राघव ने फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम द आइकिया कंपनी, आइकिया वाज द सप्लायर, राघव वाज द बायर। फर्नीचर कितने में सेल हुआ? 40,000 में सेल हुआ। आइकिया ने सेल ही की है, आइकिया की तरफ से सेल है, और राघव की तरफ से क्या है? परचेज। क्योंकि राघव के लिए परचेज है तो राघव के लिए क्या बन गई? इनवर्ड सप्लाई। आइकिया के लिए सेल है तो आइकिया के लिए क्या बन गई? आउटवर्ड सप्लाई। आइकिया के लिए ये 7200 कहलाएगा वर्ड आउटपुट टैक्स, और यही 7200 राघव के लिए कहलाएगा इनपुट टैक्स। सप्लायर आउटपुट टैक्स क्या करता होता है? गवर्नमेंट को जमा करवाता होता है। सप्लायर आउटपुट टैक्स क्या करता होता है? गवर्नमेंट को जमा करवाता होता है। और गवर्नमेंट क्या करती होती है? इसी इनपुट टैक्स का बेनिफिट देती होती है बायर को। सिमिलरली पता क्या चलेगा? राघव ने फर्नीचर आगे कितने में बेचा? 50,000 में। कस्टमर से राघव ने कितना टैक्स कलेक्ट किया?
50,000 प्लस 9,000 कस्टमर से टैक्स का पैसा लिया, टोटल कितना मिल गया इसको? 59,000। अब राघव ने भी क्योंकि सेल करी है तो राघव के हाथ में भी आउटपुट टैक्स बन गया। कितने का बन गया राघव के हाथ में आउटपुट टैक्स? 9,000 का। राघव को भी क्या गवर्नमेंट को जमा कराना होगा? कितना? तो राघव गवर्नमेंट को कहेगा गवर्नमेंट मेरा आउटपुट टैक्स कितना बनता है? 9,000। और कहेगा सुन 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 मैं परचेज करके लेके आया था, उसके ऊपर टैक्स पे किया था किसी सप्लायर को, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट तूने मुझे देना है, जिसको बोलते हैं आप ITC 7200। ये माइनस होएगा, कितना रह गया? 1800। 1800 राघव क्या करेगा? गवर्नमेंट को कैश पे करेगा, पेज कैश 1800। कौन किसको? राघव गवर्नमेंट को 1800। फाइन। गवर्नमेंट की पॉकेट में बोलो कितना आया? 1800 फ्रॉम राघव, 7200 फ्रॉम आइकिया, टोटल कितना आ गया? कस्टमर ने टोटल पे कितना किया? कस्टमर ने टोटल टैक्स कितना पे किया? 9,000। गवर्नमेंट को कितना मिल गया? टैक्स पे किसने किया? आइकिया और गवर्नमेंट ने, आइकिया और राघव ने टू द गवर्नमेंट। एंड ऑफ द डे किसने बियर किया? सरकार को किसने पे किया? आइकिया और राघव। और उतने टैक्स बियर किसने किया? तभी करके जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन किसी और पे करने वाला कोई और। कल मैंने आपको बोला DT IDT, लेकिन समझाया ही नहीं, समझा सकता ही नहीं था कल। दैट्स व्हाई GST इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। Whereas what is डायरेक्ट टैक्स? पे करने वाला बंदा और बियर करने वाला बंदा सेम। तनु ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, तनु ने इनकम कमाई, तनु ने अपना इनकम टैक्स खुद से भरना पड़ेगा 20% फ्लैट। तनु ने ही गवर्नमेंट को पे किया, तनु ही वो खर्चा बियर करेगी। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। पे करने वाला और बियर करने वाला बंदा सेम। इनकम टैक्स में क्या होता है? जेड़ा बंदा कमाई अर्न करता है वही बंदा गवर्नमेंट को पे करता है। पे भी उसने किया, बियर भी वही करेगा। बियर करेगा मतलब किसी और से कलेक्ट नहीं कर पाएगा। आइकिया ने और राघव ने पे तो किया गवर्नमेंट को, लेकिन 7200 खुद की पॉकेट में से पे नहीं किया, कस्टमर से लेके पे किया। आइकिया ने क्या किया? राघव से कितना लिया? 40,000 एक लिया, 7200 एक लिया। 40,000 अपनी पॉकेट में रखा, 7200 गवर्नमेंट को जमा करवाया। तो आइकिया ने जो गवर्नमेंट को 7200 जमा कराया, आउट ऑफ पॉकेट नहीं करवाया, कस्टमर से लेके करवाया। तो राघव ने पे तो किया, लेकिन राघव ने बियर नहीं किया। सिमिलरली सॉरी, आइकिया ने पे तो किया गवर्नमेंट को, लेकिन आइकिया ने बियर नहीं किया। सिमिलरली राघव ने भी पे तो किया गवर्नमेंट को, लेकिन बियर नहीं किया। और गवर्नमेंट को पे कैसे किया? उसने कहा कि देखो मैंने कस्टमर से कितना लिया है? 9,000, और मैं पीछे दे के आया था 7200, तो वो मेरा ITC हो गया, तो मैं तेरे को नेट 1800 ही दूंगा। दिस इज ITC। कैश गवर्नमेंट को कितना देगा? ये सिर्फ 18। लेकिन गवर्नमेंट कस्टमर को, अब ये कस्टमर तो अगर है एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर समझते हो? आइकिया का कस्टमर था। देखो एक्चुअल में ना दो वर्ड होते हैं अगर आपको पता हो तो, एक होता है वर्ड कस्टमर और एक होता है वर्ड कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर इज फाइनल कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर। कस्टमर इज बिजनेस एंटिटी। राघव वॉज अ कस्टमर, एक बिजनेस एंटिटी जो कि आगे बेच रहा था। जब बोलेंगे ना कंज्यूमर, वो ऐसा बंदा होगा जो आगे बेचेगा नहीं, खुद के लिए यूज करेगा। कंज्यूमर। एक डाउट पूछो, 101% आप गलती खाओगे। वी आर अ कोचिंग सेंटर, SMCA। डू वी हैव द फर्नीचर? क्या हम ये फर्नीचर आगे बेचेंगे? आर वी द कस्टमर और एंड कंज्यूमर फर्नीचर के? कस्टमर और कंज्यूमर का रिलेवेंस GST में खास है नहीं, लेकिन बस इतना है, या इसको ऐसे समझ सकते हो, वो बंदा जिसको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंज्यूमर, नो ITC।
कस्टमर वो बंदा जिसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। मेरे को आप ये बता दो, क्या लगता है सरकार मेरे को फर्नीचर का बेनिफिट देगी या नहीं? फर्नीचर के आईटीसी का देगी या नहीं देगी? क्यों देगी? बिजनेस करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसे, बिजनेस करने के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर का आईटीसी मुझे मिलेगा? आंसर इज यस। अब जो कैस्केडिंग कल जैसिका बोल रही थी ना, अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज कैस्केडिंग। टैक्स ऑन टैक्स, दैट्स ऑल यू नो, आपको इतना ही पता है। कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ठीक। लेकिन कैसे, क्यों, हाउ, वो समझते हैं। कल वाली एग्जांपल होगी, बस आज नई एग्जांपल बना के करा दिया। अब बात आ जाओ SMCA, इधर से राघव, ठीक है। राघव, राघव इज अ फर्नीचर शॉप, ठीक है। इसको अभी क्या बोलते हैं अपा? मिस्टर, मेसर्स, बिजनेस एंटिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अगर राघव एक लिमिटेड कंपनी है तो भी क्या मेजर्स वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? फिर अगर राघव एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो क्या वर्ड मेजर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं क्या बोला, मेजर्स किसके लिए यूज करते हैं? बिजनेस एंटिटी के लिए। क्या बिजनेस एंटिटी है? नहीं है, आएगा भाई। यही लिमिटेड हो या एंड कंपनी लिखा हो, एंड कंपनी है मतलब क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या नॉट अ कंपनी? लिमिटेड नहीं लिखा, एंड कंपनी लिखा है, राघव एंड कंपनी, राघव एंड कंपनी लिखे। क्या ये कंपनी है या नहीं? नहीं है। कंपनी लॉ में पढ़ा नहीं, अगर कंपनी होगी तो वर्ड ही पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा या लिमिटेड लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे लिखा है वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड? तो एंड कंपनी लिखने से क्या कंपनी बन गई? नहीं बने, नॉट अ कंपनी। चाहे वो कंपनी हो लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कोई एंटिटी हो, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप, अगर बिजनेस एंटिटी है तो आगे वर्ड मेजर लिखते हैं, इसको बोलते हैं मेसर्स। ठीक हो गया जी, मिस्टर ना बोल दियो इसको कभी। तो राघव कौन है? एक फर्नीचर शॉप। राघव ने क्या किया? SMCA को क्या बेचा? फर्नीचर। भाई SMCA आउटवर्ड सप्लाई किसकी करती है? सर्विस देती है, कोचिंग सर्विस। कोचिंग सर्विस के ऊपर क्या GST लगता है? कितना? 18%। तो आपकी फीस का 18% तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। हमारे पास क्या बचता है? उसके बाद फर्नीचर, अगर SMCA ने फर्नीचर खरीदा तो व्हाट इज फॉर SMCA फर्नीचर का? इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई? इनवर्ड सप्लाई। फाइन। और ये 10 बेंच बने 50,000 के। 10 बेंच राघव से हमने 50,000 में खरीदे हैं, ठीक हो गया। फर्नीचर के ऊपर GST रेट, फर्नीचर के ऊपर GST रेट लेट से आपका 12%। तो 12 5 कितना हो गया आपका? 6,000 का हो गया GST। बात समझ में आ गई? अब क्या राघव ने गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा करवाया होगा? कितना? शेयर करवाया होगा। शेयर को क्या बोलते हैं आप? आउटपुट टैक्स। फाइन। क्योंकि गवर्नमेंट के पास शेयर आ गया तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट देना पड़ेगा SMCA को? जो बेनिफिट देना पड़ेगा उसका नाम क्या है? कितने का? गवर्नमेंट ये बेनिफिट कैसे देती है, इन व्हाट फॉर्म? देखो, राघव ने जो शेयर भरा होगा ये कैश जमा करवाया होगा इधर। जब मैं बोल रहा हूँ ना कैश, इट डजंट मीन कि लिटरली 500 के 12 नोट। इट कैन ऑल्सो भी बैंक के थ्रू 6,000 पे किया होगा। कैश मतलब पे किया बेसिकली, खाते चो पे किया या कैश पे किया डजंट मैटर, पे किया, लेकिन एग्जैक्ट पे किया 6,000। लेकिन गवर्नमेंट SMCA को बेनिफिट तो देगी 6,000 का,
लेकिन क्या मैं कहूँ इसे कैश पे करेगी? नो। तभी करके मैं आपको ये कल बात बोली थी कि आईटीसी का रिफंड नहीं आता। जो आप बोलते हो ना रिफंड आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस नहीं आता, रे कैश नहीं आता, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपसे हमने फीस कलेक्ट करी 56,000, 56,000 का 18% कितना बनेगा? एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, फर्नीचर की लाइफ कितनी होगी? मतलब फर्नीचर के ऊपर एक ही स्टूडेंट बैठेगा, ये 10 फर्नीचर लिए हमने, 10 टेबल लिए हैं, एक ही बैठेगा, ज़्यादा बच्चे बैठेंगे, 30 बच्चे बैठेंगे। फर्नीचर एक बार यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा, बार बार। आपका बैच भी इसी बैठेगा, अगला भी, उससे अगला भी, उससे अगला भी, 5 7 10 15 20 साल के नहीं जाने वाले। फर्नीचर की लाइफ 15 20 साल, 15 20 साल लाइफ एक्चुअल में। वैसे ही बता रहा हूँ, जीएसटी में हर एसेट की लाइफ 5 साल। क्या बोला मैं? जीएसटी में हर एसेट की लाइफ 5 साल। एक्चुअल में उसकी लाइफ कितनी है डजंट मैटर। एक्चुअल में फर्नीचर की लाइफ 15 साल, एसी की लाइफ 5 साल, एलईडी की लाइफ एक्चुअल में अगर 3 साल भी है तो डजंट मैटर। एवरी एसेट इन जीएसटी हैज अ लाइफ ऑफ 5 years। वैसे ही बताया जीके के लिए। जीके मतलब अब के लिए जीके आगे काम में आएगी आईटी चैप्टर में। ये जो आईटी से पढ़ रहे हैं ना अपा, पूरा चैप्टर है, 10 नंबर की वेटेज है। अब गवर्नमेंट एसएमसीए को फायदा देगी। एसएमसीए ने एक स्टूडेंट से फीस कितनी कलेक्ट करी? 56। ठीक हो गया? एक स्टूडेंट से फीस 56, 56 का 18% कितना हो गया? 10,080, 10,800। अच्छा, ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ कि एसएमसीए ने स्टूडेंट से फीस कितनी कलेक्ट करी? 56,000 प्लस जीएसटी। एक्चुअल में तो हम टोटल 56 ही लेते हैं, जीएसटी अलग से नहीं लेते, लेकिन एज्यूम करके चल रहे हैं कि कस्टमर से कितना लिया, 56 प्लस जीएसटी अलग से। तो कस्टमर से टोटल कितना रिसीव किया हमने? रिसीव्ड, कस्टमर ने वर्ड रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट कितना? 66,800। फाइन। अभी एसएमसीए क्या करेगी? अपनी एक रिटर्न फाइल करेगी। क्या बोलते हैं इसे? रिटर्न। रिटर्न मतलब एक्सेल की शीट। रिटर्न मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो कभी खोला होगा, देखा होगा, बस एक्सेल की शीट। एक्सेल की शीट में डाटा फिल करके, एक्सेल की शीट में फिल, पता है क्या करूँगा मैं? मेरा आउटपुट टैक्स कितना? 10,800 माइनस आईटीसी कितना पड़ा है? 6,000। कितना रह गया? 4,800। व्हाट इज 4,800? जो टैक्स मैं कैश में पे करूंगा। मैं गवर्नमेंट को पे कितना करूंगा? जस्ट 1,400 कैश। गवर्नमेंट में 6,000 पीछे दे के आया था, 4,4800 तेरे को दे दिया। मैं टोटल अपनी पॉकेट में से कितना पे कर चुका? 10,800। और कस्टमर से कितना रिकवर किया? 10,800। 10,800 कस्टमर तो लेता, पे करता, कुछ पिछले सप्लायर नु, कुछ गवर्नमेंट नु डायरेक्टली। ठीक हो गया? जीएसटी में एक्चुअल में कहानी ऐसे चलेगी। अब इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपने ऑब्जर्व नहीं करी, क्वेश्चन पूछूंगा तो आप गलत करोगे। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, लेट्स सी आप सही देते हो या नहीं। ऊपर वाला ध्यान रखना क्या किया हमने अभी। मैं परचेज करके लेके आया 800 बॉटल्स। हमारी दुकान है मिल्टन शॉप, बोतलें बेचते हैं। 800 बोतल खरीद के लेके आया, 400 के हिसाब से खरीद के लेके आया। कितना हो गया अपना? 320 हो गया। सही हो गया? जीएसटी लगता है इसके ऊपर 5%। कितना हो गया अपना? 16,000 हो गया। मैं पे कितना करके आया? 336 पे करके आया। पेड है। जितना ये टैक्स पे करके आया, क्या इसका नाम आईटीसी है? क्योंकि मेरी परचेज है। मैंने सेल करी जस्ट 500 बॉटल्स, बट एट द रेट ऑफ 600 ईच। कितना बन गया?
3 लाख। व्हाट इज दिस 3 लाख? व्हाट इज 3 लाख? वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं शॉर्ट में वीओएस। क्या बोलते हैं इसे? वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कितनी है? 3 लाख इंटू जीएसटी रेट की तरह का 5%, कितना बन गया आपका? 15,000। व्हाट इज 15,000? आउटपुट टैक्स। कस्टमर से कितना रिसीव करूंगा? प्लस 15% करके, ऐसे 3,15,000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कौन, किसने किया ये काम? मेजर्स बिट्टू एंड कंपनी। ठीक हो गया? मेजर्स बिट्टू एंड कंपनी ने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया। अब ये काम कब किया? अक्टूबर मंथ में किया। अक्टूबर मंथ में किया, परचेज भी किया और सेल भी किया। जीएसटी लॉ में क्या होता है? हर महीने सरकार को हिसाब किताब देना होता है, हर महीने। उसको ये बोलते हैं कि हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटीआर रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसका नाम है जीएसटीआर, जीएसटी रिटर्न। अब इसने बोला सर जीएसटीआर 1 या 3B, ये जो 1 या 3B है ना, ये फॉर्म है, जैसे कंपनी लॉ में पढ़ते हो ना फॉर्म नंबर ये वो, तो ये जीएसटीआर 1 एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब जैसे अपन एडमिशन फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फॉर्म देखा था ना, तो उसमें एक कागज था, कागज में पर्टिकुलर्स लिखे हुए थे, डैश डाले हुए थे, डैश वाले डाटा फिल करना था आपने। वैसे ही सरकार ने क्या कर रखा है, जीएसटीआर 1 का एक फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट में जो टेबल्स कॉलम खाली है, वो कॉलम्स में आपने फिल करके डाटा सरकार को देना होता है। और ये जो फॉर्म दिया होता है, एक एक्सेल शीट में दिया होता है। कल मैं आपको ये फॉर्म दिखाऊंगा कैसा होता है। एक्सेल शीट में हमने डाटा फिल करना है, एक्सेल शीट सरकार को अपलोड कर देंगे, उसको बोल देंगे रिटर्न फाइल होगी। तो ये जो आपने जीएसटीआर 1 और 3B करनी होती है ना, ये मंथली फाइल करनी होती है। मंथली समझते हो? मंथली मतलब हर महीने। तो अक्टूबर मंथ की बाद में देखेंगे फर्क क्या होता है, छोटी चीज़ है ये, ऐसी बता दूं मैं आपको। इतनी बार बता देता हूँ, जितना कुछ आप कर लेंगे ना, जितने भी आपके आज डाउट्स आ रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक सिलेबस का पार्ट है। जितना आप सोचोगे ना इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क है, सब कुछ सिलेबस का पार्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। रिटर्न के ऊपर प्रॉपर चैप्टर है, यू नेम इट एंड वी हैव द कंप्लीट चैप्टर ऑन दैट वर्ड। कुछ तो होता है। अभी रिटर्न कब फाइल होगी? अक्टूबर की रिटर्न, अक्टूबर मंथ की रिटर्न कब फाइल होगी? अक्टूबर मंथ के बाद ही होगी डेफिनेट, तो नवंबर में होगी। कितनी नवंबर को होगी? जीएसटीआर 1 फाइल होगी 11 नवंबर, और 3B फाइल होगी 20 नवंबर। शायद दीपांशु बोला 10 होता था पहले, रिवाइज हो गई थी डेट 11। किसी बच्चे को लग सकता है सर 13 भी होती है, मैंने को कंफर्म पता है, हाँ होती है कभी कभी किसी सिनेरियो में, किसी किसी सिनेरियो में 22 और 24 भी होती है। ठीक, लेकिन एक बार के लिए इसको भूल जाओ, बाद में देखेंगे कब होती है। जनरल आप क्या याद रखोगे कि जीएसटीआर 1 कब होती है? 11 को। जीएसटीआर 3 भी कब होती है? 20 को। बस आप जनरली ये याद रखोगे, 11 और 20। तो अक्टूबर का डाटा, ये मेजर्स बिट्टू एंड कंपनी सरकार को रिटर्न फाइल करेगी और बताएगी कि सरकार सरकार मेरा आउटपुट टैक्स कितना, बताओ सरकार, मतलब बिट्टू एंड कंपनी को कैश कितना पे करना पड़ेगा, कैश कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 5,000 मे बी। 5,000 वाले कौन कौन है? 1 2 3, बाकी कुछ नहीं पे करना। कुछ नहीं पे करने वाले कौन कौन? 1 2। करिश क्वेश्चन की है तीनों। सोचो। आर्यन कल आया जी? हाँ क्लास च नहीं आया।
कोई आइडिया क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? रॉबिन। हम्म। किन्ना? हाँ जी यार, ਜਿਹੜੇ 5000 कह रहे हैं ना, वो पता किमें कह रहे हैं? शायद शायद बच्चा कह रहा होगा सर बात सुनो। दो कैलकुलेशन की हो सकते हैं किसी ने, ये वाली कैलकुलेशन तो किसी व्यापारी बंदे नहीं करी होगी, बाकियों ने शायद ऐसा किया होगा कि 500 बॉटल है ना, 500 बॉटल इंटू 400 इंटू 5% इतना आईटीसी, उन्होंने ऐसे किया। तो ये हो गया 2 लाख, 2 लाख का 10,000 हो गया, और 500 बॉटल इंटू 600 इंटू 5%, ये हो गया आपका 15,000। तो सर 15,000 आउटपुट टैक्स, 10,000 इन आईटीसी, नेट हो गया 5,000, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, नेट गवर्नमेंट को पे कर दो 5,000। किस किसने ऐसा किया? एक, दो, तीन, चार। ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਦੇਖੋ 400 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 600 ਚ ਵੇਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੈ 200 ਰੁਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 200 ਦਾ 5%। 200 ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਮਗਰ ਹੈ, ਇੰਟੂ 500 ਬੋਟਲਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਟੂ 5%, 5,000। किस ਨੂੰ ਐਂ लगना चाहिए, व्यापारी बंदे ਨੂੰ ਐਂ बोलना चाहिए ਸੀ, क्योंकि बाजार में जाओगे ना, मैं पापा से ही पूछूँ ना, तो भी मेरे को यही जवाब देते हैं, कहते जीएसटी में तो अपने प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स देना होता है, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੋ, ਆਹੀ जीएसटी है, आही वैट ਹੁੰਦਾ ਸੀ, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट था ना पहले नाम, वैट का नाम वैट क्यों था? जितनी आपने वैल्यू ऐड करी, मतलब जितना आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया उसके ऊपर टैक्स दे दो, यही। आपको पता है जीएसटी इज ऑल्सो इन नेचर ऑफ वैट। नहीं, समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ। धीरे धीरे चीज समझ में आने लगेंगे। कोई बंदा ऐसे कर सकता था, कोई बंदा ऐसे कर सकता था, टेक्निकली दोनों ही गलत है, टेक्निकली ये दोनों ही गलत है। कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई, खुशी पूरी उलझ गई। अरे तू रहने दे, शक्ल पे लिखा आ जाता है, पता है आपको। अनीश भाई तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तूने कैसे किया? हाँ। हम्म। तो कहते देखो सर आउटपुट इतना है, आईटी 16,000 रुपये है, फिलहाल तो 15 यूज हो सकता है। यूज कितना हो सकता है? यूज कितना हो सकता है? यूज समझते हो? मेरे को गवर्नमेंट ने आईटीसी का बेनिफिट कितना देना सी वैसे? तो जो मेरे को आईटीसी का बेनिफिट मिलना था, बेनिफिट 16,000, राइट? इसको बोलते हैं आईटीसी अवेल्ड। 16,000, 16,000 क्या था? आईटीसी अवेल्ड, बेनिफिट जो मैंने क्लेम किया सरकार से। लेकिन जितना बेनिफिट मैं यूज किया उसको बोलते हैं आईटीसी यूटिलाइज्ड। कितना? तो इसका मतलब आई हैव 1,000 आईटीसी इन माय बैलेंस लेजर। जैसे वॉलेट होता है ना, इस केस में भी वॉलेट होता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब आप जीएसटी नंबर लोगे तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा, आईडी बनेगी, उस आईडी के अंदर वॉलेट रहेगा, वॉलेट का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर क्या होगा ये? आईटीसी वॉलेट, जो मैंने लिखा ना आईटीसी वॉलेट, दिस इज ओफू। ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसिका आज बोल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा जैसिका।
व्हाट इज ई क्रेडिट लेजर? गवर्नमेंट पोर्टल पे आवर वॉलेट ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्लिपकार्ट की आईडी होती है तो आईडी में वॉलेट होता है ना, तो वॉलेट में पता रहता है ना इतने कॉइन्स प्लस हुए, इतने कॉइन्स माइनस हुए भाई। तो इस क्रेडिट लेजर में कॉइन्स प्लस कौन से होंगे? जितना आईटीसी हमने अवेल किया। माइनस कौन से होंगे? जितना आईटीसी हमने यूज किया। यूज नहीं बोलते, यूटिलाइज बोलते हैं। दो टर्म्स होती है, आईटीसी अवेल्ड और आईटीसी यूटिलाइज्ड। अवेल कितना किया था हमने? 16,000। यूटिलाइज कितना किया हमने? 15,000। 1,000 क्या है आपका? बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर। मतलब ओफू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मोटा मोटी आप कह सकते हो कि सरकार के वॉलेट में 1,000 रुपया पड़ा। ठीक हो गया? 1,000 रुपया फ्यूचर में यूज कर लेंगे। अब एक्चुअल में होगा क्या? हमारे पास क्या इन्वेंट्री पड़ी है? अभी बिट्टू ने 800 बॉटल खरीदी थी, 500 बेच दी, 300 बॉटल पड़ी है। फ्यूचर में बिट्टू क्या करेगा? 300 बॉटल और बेचेगा। जब फ्यूचर में 300 बॉटल बेचेंगे, कितने बेचेंगे? वही सेम रेट। कितना था आपका? 600 में बेचेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनेगी? 81। 180 के ऊपर 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू बनेगी 9,000। सही हो गया? तो कस्टमर से कितना कलेक्ट करेंगे? 189। अब फ्यूचर में फिर से रिटर्न भरेंगे तो सरकार को क्या करें? सरकार आउटपुट कितना? 9,000 माइनस आईटीसी कितना? 1,000। बैलेंस कितना रह गया? ये क्या करेंगे? कैश में पे। सॉर्ट हो गया? टू कंक्लूड, ओवरऑल क्या किया? पहले वाली रिटर्न की भरी, सरकार को कैश कितना दिया हमने? 0। दूसरे मंथ की रिटर्न भरी, सरकार को कैश कितना दिया? 8,000। टोटल में कितना पे किया? 8,000। टोटल में बॉटल्स कितनी थी हमारी? 800। एक बॉटल के मगर प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 200 प्रॉफिट पर यूनिट। सही है? 61 था 5% था जीएसटी, कितना हो गया? ओ ये क्या चल रहा है सारा? ओफो दिमाग में चल रहा है। ऑन पेपर्स रिटर्न में सरकार को नहीं करके दिखाते ऐसे। व्हाट इज 8,000? ये प्रॉफिट मार्जिन होगा टोटल। प्रॉफिट मार्जिन तो तेरा टैक्स है। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 8,000। कैश पेड बाय बिजनेस एंटिटी जिसका नाम था मेजर्स बिट्टू। ये BIZ बिजनेस एंटिटी को बोलता हूँ मैं, बिजनेस। 8,000 कैश पे किया किसने? बिजनेस एंटिटी ने। हुआ भाई प्रॉफिट मार्जिन उतना टैक्स। पर सरकार को कितना पे करना है ਉਹਦੀ कैलकुलेशन आए नहीं कर दे, टेक्निकली कैलकुलेशन आए नहीं करके दिखाते भाई प्रॉफिट मार्जिन उत्ते टैक्स जोड़ दो, दे दो सरकार को। जो तनु ने ये किया था, तनु ने ये भी वही किया था, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर टैक्स। जरूर तुसी आ कैलकुलेशन की सी ना। आ कैलकुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पता की ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ क्या सर आ देखो, ये 500 × 600 बन गया मेरी सेल वैल्यू। आपने कहा था इसको सेल वैल्यू, और आपने इसको कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जेडे 500 यूनिट बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है? 400। तो आपने सेल माइनस कॉग्स इक्वल टू प्रॉफिट करके उसके ऊपर निकाला। या फिर ऐसे कहना या ऐसे कहना एक ही बात हो गई। आ दोनों इक्को ही गल है, आ दोनों इक्को ही गल है। सेल माइनस कॉग्स, सेल के ऊपर का टैक्स अलग, सेल के ऊपर का टैक्स अलग, कॉग्स के ऊपर का टैक्स अलग, इन्होंने नेट ऑफ। या फिर सेल माइनस कॉग्स पहले नेट ऑफ करता प्रॉफिट है, प्रॉफिट दूते जीएसटी रेट। तो उन्होंने ऐसे किया था, मतलब किसी ने ऐसे किया था, कोई ऐसे बोल सकता था,
दोनों एक ही बात है कि प्रॉफिट ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟੈਕਸ। ਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟੀਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟੀਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਈਟੀਸੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਈਟੀਸੀ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? मुझे पता है थोड़ा ही समझ आया होगा। आ गया तो फाइन, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हौली हौली समझ में आएगी। टू कंक्लूड इतना बता देता हूँ, जीएसटी में 1 to 1 लिंकिंग कोई नहीं होती। जब मैं बोला ना 1 to 1, उसका मतलब ये है अगर मेरी दुकान किस चीज़ की है, बॉटल की है, एक बॉटल किन्ने दी ले आया, एक बॉटल किन्ने दी बेची, एक बॉटल बेची दा आउटपुट किन्ना, एक बॉटल ले आए दा आईटीसी किन्ना, आई नहीं कर दे। एक पीरियड दे विच, जिवें अपना पीरियड 1 महीना है, एक पीरियड दे विच टोटल सेल किन्नी कीती, टोटल आउटपुट टैक्स किन्ना बन गया, टोटल माइनस टोटल मेरे को इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दे विच किन्ना आईटीसी पे है, वो किन्ना होगा। एक मेरा आईटीसी ब्रॉड फॉरवर्ड, आईटीसी ब्रॉड फॉरवर्ड जेड़ा पुराना पिया होगा 1000, प्लस आईटीसी अवेल्ड। अवेल्ड मतलब न्यू परचेज इन द करंट पीरियड, न्यू परचेज इन करंट पीरियड। करंट पीरियड मतलब जिवें आपां मान लो अक्तूबर की रिटर्न भरनी है, तो अक्तूबर दे विच जिन्नी परचेज की वो सारी दा आईटीसी जोड़ दो, मान लो 20,000 का आईटीसी और आ गया। टोटल आईटीसी कितना पे अपने को 21,000। उधरों देखो टोटल सेल किन्नी की, टोटल सेल का टोटल आउटपुट कितना बनता है, जिन्ना टोटल आउटपुट बनता है वो 21,000 घटा दो, उन्ना कैश पे कर दो सरकार को। गल पर यूनिट का कोई हिसाब किताब नहीं होता, 1 to 1 लिंकिंग नहीं होती, टोटल विच कम चलता। एंड यहाँ तक आईटीसी वाला सिस्टम हो गया। मैंने आपको क्या समझाना चाहा, आईटीसी की वर्किंग कैसे चलती है, व्हाट इज आईटीसी, आईटीसी की वर्किंग चलती कैसे, आईटीसी का बेनिफिट कैसे मिलता है, आईटीसी को यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट एक बात और फिर से, VRSMCA हमने एक तो खरीदा फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा राघव से, कितने में खरीदा था हमने, 50,000 में। जीएसटी रेट कितना था आपका, 5%, 5%, 18% किया था, 18% किया था शायद, है ना, 12 किया था, 12 यार टोटल कितना हो गया, 5600। और हमने क्या करा, एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है। आपको पता है इंस्टा पे अगर ऐड चलाते हैं तो जितना स्पेंड करते हैं उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। और अगर एप्पल से ऐड चलाओगे मोबाइल से तो एप्पल सर्विस चार्ज फीस भी देनी पड़ती है। चलो, इंस्टा के ऊपर ऐड चलाने का खर्चा देना पड़ता है। अगर एसएमसीए ने इंस्टा वाले को पे किया फॉर बूस्टिंग द ऐड पोस्ट, अगर एसएमसीए ने पे किया, कैन वी से इंस्टा ने हमें सर्विस दी है। अगर मैं आपसे सीधा पूछता ना, इंस्टा हमें सर्विस दे रहा है, आपको तो पक्का ही मरी जाते, आपको क्या सर्विस दे रहा हो। आप कंक्लूजन इतना याद रखना, अगर कोई बंदा किसी को पे करेगा तो सामने वाला बंदा कोई ना कोई गुड से सर्विस पक्का दे रहा होगा। मेरा दिमाग खराब थोड़ी है किसी को ऐसे पे कर दूंगा। आप अगर हमें पे कर रहे हो तो इसका मतलब वी आर गिविंग सर्विस टू यू। जीएसटी लॉ में कभी कभी आपको ऐसा होगा, छुप जाएंगी चीजें, आपको पता ही नहीं लगेगा हु इज द सप्लायर, हु इज द बायर। एक और बात, जीएसटी लॉ में आप इसको बायर समझ रहे होगे ना, लेकिन इसको बायर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेसिपिएंट। सर पेपर में बायर, रेसिपिएंट की बजाय बायर वर्ड नहीं यूज कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लॉ में वर्ड रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट यूज करना पड़ेगा ना। बायर तो वर्ड ओफू है ना,
आप वर्ड रेसिपिएंट यूज करोगे, सही है। अभी तो पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्त। हाँ, इसको सप्लायर ही बोलते हैं जीएसटी लॉ में भी। सर इसको सेलर नहीं बोल सकते क्या? लेकिन है तो मतलब सेलर जैसा ही, हाँ, लेकिन बोलना सेलर नहीं है, बोलना सप्लायर ही है। सप्लायर और रेसिपेंट, सेलर और बायर नहीं बोलना, सप्लायर और रेसिपेंट। इसका एक रेलेवेंस है, पता है क्यों? रेलेवेंस बताता हूँ। इंस्टा वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे इंस्टा वाले नु जनरली सेलर कह सकते हो, इंस्टा वाला सेलर है, क्यों नहीं कह सकते सेलर? ये जीएसटी लॉ है नहीं, जीएसटी लॉ भूल जाओ, फिर भी इंस्टा वाले सेलर कह सकते सी। इंस्टा वाला मेटा कंपनी इज अ सेलर, काई की सेलर भाई। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ वर्ड्स है ना, परचेज, परफेक्ट, सेल, बायर, सेलर, ये चारे वर्ड्स ओनली फॉर गुड्स है। पर जीएसटी लॉ सर कल्ले गुड्स के ऊपर थोड़ी लगता है, गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विस के ऊपर भी लगता है, तो ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करने। इंस्टेड बायर, परचेज के लिए वर्ड, परचेज के लिए वर्ड। अब इनवर्ड सप्लाई कर ले, गुड की हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है, ऑफ गुड्स भी हो सकती है, ऑफ सर्विस भी हो सकती है, क्या ऑफ एसेट भी हो सकती है? हाँ, फर्नीचर नहीं खरीदा राघव, एसएमसीए ने राघव से, वो इनवर्ड सप्लाई है वो भी, और एसेट की है वो, ठीक हो गया। जिसको आप एसेट बोलते हो ना, जीएसटी लॉ से एसेट नहीं बोलता। अरे दिमाग खराब कर रखा है क्या? जीएसटी लॉ क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल गुड। गुड्स को क्या बोलता है? अगर वो कैपिटल गुड तो गुड्स को क्या बोलता है? इनपुट गुड्स। सर्विस को क्या बोलता है? सर्विस ही कहेंगे, इनपुट सर्विस। ठीक हो गया जी। अब आप क्या ये वर्ड एसेट गुड्स यूज कर सकते हो? घर का राज है ही नहीं, मैं करवा सकता हूँ, नहीं करवा ही नहीं सकता, हल ही नहीं। जीएसटी लॉ में वर्ड जो है वही यूज करना पड़ेगा। सेल को वर्ड क्या बोलते हैं? क्या आउटवर्ड सप्लाई गुड की हो सकती है, एसेट की हो सकती है? एसएमसी ने फर्नीचर खरीदा, सुन तो लो, सही है। आपको डाउट आ रहा होगा सर एसिड कैसे हो गया, मरी ने हो जेड़ा बेच दो तो थोड़े गुड्स ही होंगे, वो एसिड किमें होगा? सुनो, एसएमसी ने राघव से फर्नीचर खरीदा, राघव, एसएमसीए सोल्ड फर्नीचर। राघव क्या एक फर्नीचर शॉप है, सही है? आपके पहले बैंक राघव एक फर्नीचर शॉप है, इसने जो बेचा क्या बेचा? गुड्स बेची है, एसेट बेचा है? गुड्स। लेकिन एसएमसी ने जो खरीदा क्या खरीदा है? क्या सेल ऑफ एसेट आया इस ट्रांजेक्शन में कहीं? बॉट एसेट। लेकिन क्या 5 साल बाद एसएमसीए जब रेनोवेट कर रहा है तो क्या फर्नीचर बेच सकता है? एसएमसी वैसे आउटवर्ड सर्विस किसकी, आउटवर्ड क्या देता है वैसे एसएमसीए जनरली? आउटवर्ड हम क्या देते हैं जनरली? आउटवर्ड सप्लाई किस चीज की करते हैं ऐसे? आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई हम किस चीज की करते हैं? जनरली हम करते हैं आउटवर्ड सप्लाई सर्विस की। लेकिन क्या कभी कभी एसेट भी बेच सकते हैं? अगर एसेट को बेचा तो क्या उसे भी हम आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे? हाँ सर, एसेट बेचने पे भी जीएसटी लगेगा? हाँ,
आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर जीएसटी लगे। एक मिनट, एसएमसीए बच्चों को सर्विस देता है, बच्चों से फीस लेता है, बच्चों से फीस ली उसके ऊपर देना पड़ेगा जीएसटी। समझ में आता है आपको? एसएमसीए ने अगर फर्नीचर बेच दिया, सामने शिवानी मैम को फर्नीचर बेच दिया, 20,000 ले लिया मैम से, तो मैम से अगर 20,000 ले लिया ना तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्या अकाउंट्स में इसको सेल हेड दोगे? अकाउंट्स में इसको सेल हेड दोगे? सेल सेल वर्ड यूज करोगे? कैसे एंट्री डालोगे? शिवानी अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट। अकाउंट्स में आप एंट्री डालोगे शिवानी मैम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आउटपुट जीएसटी। टू कंक्लूड बात बताऊं, फर्नीचर को बेचना अकाउंट्स में सेल नहीं है लेकिन जीएसटी में सेल है। ये क्या हो रहा है? अगर आपको लगे ना घन चक्कर, दिमाग खराब हो गया, भूल जाना जो मैंने कहा। मैं कुछ गलत कह रहा हूं नहीं, लेकिन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपको धीरे धीरे आएगी, हौले हौले आएगी। एक बार में समझ में आएगी नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरी बात सुनो। सरकार कहती है एसएमसीए जब तू फर्नीचर लेके आई हमने तेरे को आईटीसी दिया, हाँ, तू बेची क्यों ना? अगर तू बेच रहा है तो जो आईटीसी तूने बेनिफिट लिया था वो लौटा हमें। समझ में आया? जिम्मेदार राघव सी बिजनेस एंटिटी कोई भी, हाँ, यस यस। गरिमा बोली कि सर सेकंड हैंड गुड्स अगर बेचेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। यस, लॉ की वर्डिंग है, सप्लाई इज इक्वल टू एनी काइंड ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। बेचिए पैसे मिले, सरकार कहती है ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हें पैसे मिले ऑब्वियसली हमारा शेयर दे दो। जो भी बेचोगे पैसा देना पड़ेगा। आप कहोगे सर हमने घर पे कूलर पड़ा था, जब लगी थी, रद्दी वाले चुका दिया, ठीक है, क्या देके गया? 500 देके गया, क्या टैक्स भरना पड़ेगा? पैसा तो आया। उस केस में क्या होगा, क्योंकि आप एक घर हो, बिजनेस एंटिटी नहीं हो, आप में आपका जीएसटी में कोई लेन देन ही है नहीं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन बिजनेस एंटिटी जो अगर कुछ भी बेचेगी ना तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्यों भरना पड़ेगा? क्या लगे? ओ यार चीजा टेढ़ी है, पकाई मार के गल नहीं समझानी, तब तक कंसिडरेशन ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। क्योंकि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ कुछ चीज़ां हाइपो मतलब अकाउंट्स कुछ और करेंगे ਸੀ, ਇੱਥੇ कुछ और ਚੱਲੂਗਾ, इनकम टैक्स कुछ और ਚੱਲੂਗਾ। सॉरी टू से दिस, लिटरली हल कोई नहीं। हर एक का ऑब्जेक्टिव है, हर एक की सोच व्यू अटट है। क्योंकि अकाउंट्स के नालों चीज़ों से फर्क पाना है, अपने दिमाग चो बचपन तो अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं 3 सालों तो अकाउंट्स ही बढ़िया होंगे, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट बढ़िया होंगे। मैं इतने उन्होंने चेंज करना है, चेंज करना है तो एक तो समझ नहीं आऊगा। ये चीज़ें जी मैं बोल रहा बुक च लिखिया भी नहीं होंगियां, क्योंकि ये चीज़ें लॉ सीधा सीधा नहीं लिखिया हुई, ये इंटरप्रिटेशन है। बुक में आपको ये चीज़ें ऐसे लिख के दे नहीं सकता, वीडियो देख सकता हूँ फिर से सुन लेना और ले समझ में आ जाएगा। नोट्स दे सकता हूँ जो लिखे पड़े हैं, समझ में नहीं आएंगे गंदे बंदे से। कंसंट्रेशन पीक पे रखो, दैट्स ऑल। टू कंक्लूड, मैंने आपको कहा अगर कोई बिजनेस एंटिटी है उसका जनरल जो काम है वो सर्विस देना है ना, सर्विस के ऊपर तो टैक्स पे करना ही है उसने। जनरल हमारा काम सर्विस देना है, सर्विस के ऊपर तो जीएसटी बनेगा बनेगा, इसके ऊपर तो आउटपुट टैक्स बनेगा बनेगा। लेकिन अगर कोई अनयूजुअल काम भी करेंगे ना, इनफ्रीक्वेंट काम भी करेंगे जो बार बार नहीं करते कभी कभी करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। सरकार कहती है अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, जो भी पैसा आपके पास आएगा टैक्स दे दो, दैट्स ऑल। जो भी पैसा आपके पास आएगा ना टैक्स दे।
फर्नीचर के ऊपर टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? फिर से सुन लो, सरकार कहती भाई जब तुम फर्नीचर लेके आए थे तो तुमने आईटीसी लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि आपने कहा था हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे। क्योंकि आईटीसी का फंडा ये है, जेड़ा बंदा एंड कंज्यूमर होंगे उन्होंने आईटीसी मिलता नहीं, सिर्फ बिजनेस एंटिटी में मिलता है। मिल गया सी, पर आप आगे बेचता। अगर आप बॉटल लेके आए थे, बॉटल परचेज करके लेके आए और अगर ये बॉटल बेची, तो बॉटल बेचने पे आउटपुट बना ना, क्योंकि आईटीसी भी लिया था। वो भी फर्नीचर हो गए थे, फर्नीचर खरीदिया, फर्नीचर बेचा, खरीदे थे आईटीसी लेता, बेचे थे आईटीसी। सरकार ਨੂੰ मोड़ो, मतलब आउटपुट टैक्स बनाओ, क्योंकि आईटीसी लेता सी। ठीक हो गया? ठीक है। सही है। आप बताओ, लैपटॉप लेके आए, ठीक है जी, आईटी से ले लिया लैपटॉप का, आईटी से ले लिया बिजनेस के लिए। जो तो आप बिजनेस आईटी से ले लिया, क्यों सरकार ने अपन आईटी से बेनिफिट देता? क्योंकि मैं क्या सरकार हूँ, सरकार मैं ये लैपटॉप को ना बिजनेस में यूज करूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करने काम में यूज करूंगा। लेकिन 6 महीने बाद मैंने उठा के वही दान कर दिया। सामने नीचे मंदिर था, मंदिर वाले कहते हैं हिसाब रखने के लिए लैपटॉप चाहिए, मैंने कहा ये ले। कितनी बात हम नया ले आएंगे, फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया। क्या मंदिर से पैसा आया? मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि अगर पैसा आएगा तो टैक्स दे देना। पैसा तो नहीं आया, क्या टैक्स देना पड़ेगा? अकाउंट पर ले जाओ ना, अकाउंट पर ले जाओ। बार बार विच अगर अकाउंट पाऊंगे ना, और कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं, मैंने पूछोगे मैं तुम दस दूंगा अकाउंट चाहे होगा, जीएसटी चाहे होगा, पर थोड़ा समझ नहीं आना, कन्फ्यूजन वधदी 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 जाऊगी। प्लस ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪੀਕੈਲਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾੜੀ ਚੱਲਾ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਆਪੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਊ। ਅਕਾਊਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਲੀਵ ਇਟ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਿਟੀ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਡਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਿਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। राघव का डाउट आया भी सर अगर लैपटॉप में फ्री च देता फिर मैंने तो पैसा आया ही नहीं, फिर टैक्स भरना कि नहीं? हूँ तुसी दसो। लैपटॉप बिजनेस यूज ले, मैं लैपटॉप खरीद के लेके आया, 50,000 का लैपटॉप खरीदया, 18% तो जीएसटी सी, कितना आईटीसी ले लिया? क्या मैंने 9,000 का आईटीसी एक बार में इकट्ठा ही अवेल कर लिया होगा? इकट्ठा ही, हाँ है ना? यस और नो? एक बार में इकट्ठा ही। मैंने आपको ये बताया था लैपटॉप की लाइफ कितनी होती है वैसे, एक्चुअल में कितनी होती है? 3 4, लेकिन कितनी लाइफ मानोगे इसकी? आप 5 ही मानोगे। एक्चुअल में कितनी होती है डजंट मैटर। हमारा लैपटॉप 10 साल से चल रहा है, चली जाए यार, जीएस ने उसकी लाइफ 5 साल ही मानी। एक्चुअल में 5 साल से कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, डजंट मैटर लाइफ कितनी। माय क्वेश्चन इज, क्या आपने आईटीसी एक बार में पूरे का पूरा अवेल कर लिया था? पूरे का पूरा? हाँ। अगर आपको याद हो तो जो अनीश ने आंसर बताया था 0 और आप सबने बताया था 5,000, याद है ना? वो 15,000 आउटपुट बनना था, आईटीसी बढ़ा था 16,000 आईटीसी फर्नीचर का था, तो 16,000 का आईटीसी एक बारी विच यूज करन देता ही सरकार ने, ताई करके 15,000 माइनस 15,000 0 रह गया सी, तो आईटीसी 9,000 का एक बारी इकट्ठा ही अवेल हो गया होगा। लेकिन 9,000 का आईटीसी किन्ने पीरियड ਦਾ वैसे? 5 साल। पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈटीसी ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ यूज ਤਾਂ ਕਰਦਾ। 5 ਸਾਲ यूज ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਚੁਕਾਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ,
ਬਾਅਦ ਚਕਾਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂਗੇ? ਆਈ 9000 ਬਟਾ 5 ਗੁਣਾ 4.5 ਇੰਨਾ ਮੋੜ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? इंटू 2 10 900 900 8100 8100 हो गया शायद। तो 8100 सरकार को मोड़ना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं आपका क्या करना पड़ेगा? हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और आईटीसी रिवर्स पता है कैसे होता है? आउटपुट टैक्स बना के। ये फाउंडेशन में जब एंट्री डालते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आईटीसी रिवर्स करने के लिए इनपुट पहले डेबिट किया था, इनपुट क्रेडिट ना करो, आउटपुट क्रेडिट करो। लेकिन वो फाउंडेशन वाले कभी कभी एंट्री क्रेडिट में भी आईटीसी क्रेडिट करते थे, लेकिन जीएसटी लॉ में ऐसा नहीं होता। अगर आईटीसी रिवर्स करना है तो आउटपुट टैक्स बनेगा। अगर इसको 5 साल से पहले बेचोगे, अगर इसको पैसे लेके बेचोगे फिर तो जो मर्जी बेच दे तेन जीएसटी पर नहीं पऊगा। जे फ्रीज किसी ने देता तब 5 साल तो पहला अगर देता तो आईटीसी सरकार को मोड़ना पऊगा। किन्ना जिन्ना टाइम यूज कर लिया उन्हें रखी रख, जो रह गया पिछे 5 साल तो वो मोड़ दे। और अगर 5 साल तो बाद फ्रीज चुकाया नो जीएसटी, 5 साल तो बाद पैसे दे के चुकाया तो जिन्ना पैसा आ गया उससे जीएसटी। ये वाली कैलकुलेशन मैंने ऐसे करेंगे, लेकिन प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं है, ये रफ कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है। एग्जैक्ट कैसे करेंगे ये मैंने मोटा मोटी करके दिया, डिवाइड बाय 5 गुना 4.5। प्रिसाइज कैलकुलेशन आपके सिलेबस में आईटीसी चैप्टर में है। लेकिन आ जी गल है ना भी आईटीसी मोड़ना पऊगा, ये सप्लाई चैप्टर च है, यदि कैलकुलेशन आईटीसी चैप्टर च है। हूँ तू दसो मैं किमें कराऊंगा, है ना, बुक चो रीड, तो मैंने वहीं चलना पऊगा। ये रिवर्स करना पड़ेगा, सप्लाई चैप्टर में लिखा हुआ है, कितनी अमाउंट है आईटीसी चैप्टर में लिखी हुई है। चलो जी, हाँ जी। ये कहना फ्री चीज चुकाती, मेरा दिमाग खराब, मैं मोड़ूंगा। सही है, आई नहीं करता कोई, ताई तो सरकार पागल वांगू लोगों के पीछे पई है, दुकानदार दे मारो छापे, सब चोर है। हुण मोबाइल ते आईटीसी आपां लैने हैं, लईए ने फर्म च मोबाइल ही है नहीं। अब मैं आईपैड है, आईपैड का आईटीसी मैं दुकान ते लै रखा है, सिगरेट की दुकान ते आईपैड का ही कम है, पर मैं तो आईटीसी दुकान ते लै रखा है। हुंदा तां ही है, पर गलत है। आपां ये पढ़ना है भी होना किवें चाहिए, जिवें एक्चुअल दे विच हुंदा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत कुछ चलता है बाजार में। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उलझी जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ? अगर आपको मेरी बातों का 10-20% भी पता लग रहा है ना, मोर देन इनफ फॉर मी। बाकी का 70-80% आपको लग रहा है कि मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड चीज़ें जा रही हैं, ऑटोमेटिक जब बारी आएगी समझ में आने लगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है 10-20% आ गई ना, मोर देन इनफ। ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚ 12 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੰਨ ਲਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁड्स खरीदे, रॉ मटीरियल टाइप्स, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ एसी ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ एलईडी ਲਿੱਤੀ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ जीएसटी ਦੇਤਾ, ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ जीएसटी ਭਰਤਾ, ਤਾਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 12 ਚੀਜ਼ਾਂ, 12 ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੇਰੀ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ, 12 ਦਾ ਆਈਟੀਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੋਇਸ ਟੋਟਲ ਆਈਟੀਸੀ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ, 12 ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਦਾ जीएसटी प्लस करके सरकार ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਆਈਟੀਸੀ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੱਢੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੀ। ਫਿਨਿਸ਼, ਆਈਟੀਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਚੱਲੋ, ਖੇਡੋ। ਖੇਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, उस महीने की जी आउटपुट सप्लाई की होगी वो आउटपुट टैक्स बनूंगा, आउटपुट टैक्स सरकार को जमा कराना है, माइनस मैं कहूँगा ई क्रेडिट लेजर मेरा कितना बैलेंस पड़ा है वो सेटअप करूंगा, बैलेंस जो रह जाएगा कैश में जमा कराऊंगा। फिनिश, सो सिंपल। करके वो आउटपुट तां दस क्योंकि वो आप आईटीसी मोड़ना है, मोड़ांगे कि मैं आउटपुट बना के मोड़ांगे, अवेल कर रखी करी बैठे हैं।
मुड़ना तरीका की आउटपुट बना दो, आउटपुट बनाता आईटीसी जेड़ा पे है वो माइनस हो जाऊगा, सेटअप हो जाऊगा। आईटीसी अगर रिवर्स करना है ना तो रिवर्स करने का तरीका क्या है, आउटपुट बढ़ा दो, आउटपुट बना दो। आईटीसी अवेल सिंपल, आईटीसी रिवर्स मतलब आउटपुट। आउटपुट मतलब दो चीजें, या तो आउटपुट सप्लाई करी देर पर आउटपुट बना, या फिर आईटीसी रिवर्स करना है तो आउटपुट बना। आउटपुट दो तरीके से बनेगा। आईटीसी का बहुत समझा दिया, इससे ज्यादा अभी नहीं समझाना, जितना समझा दिया मोर देन इनफ। अभी अपन कहानी शुरू करेंगे थोड़ी डिफरेंट तरीके से, नई कहानी। पके थके तो नहीं, नहीं मतलब ही थकना थकना है ही नहीं। 15 मिनट की ब्रेक, 11:30 शुरू किया ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ वेट करने ਆਪਾਂ क्लास की ब्रेक ला लेने हैं। किसी ने वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, गल अड्डा है, सबने नहीं जाना, सबने नहीं जाना। हम तो जाके आया तो बस 2 मिनट, सबने नहीं खड़े होना। क्लास कितने बजे तक है, जो थकदा नहीं मैं। दिवाली तक है बस थोड़ी ऐश, दिवाली तो बाद फिर फैंट देना है। अकाउंट की बुक्स कल आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अज जीएसटी की आ जाऊंगी, मतलब कल सुबह जीएसटी की आ जाऊ, परसों सुबह अकाउंट्स की आ जाऊ, फिर अकाउंट खींचना शुरू कर दें। मैक नाल गल हुई थोड़ी किसी की? हुई है, हाँ के ना? ज़्यादा नहीं, कहने से आऊँगा यार, गेस्ट तो बिना नहीं आया। दीपक, जै तेरी हूँ आउटपुट ना निकलने लगी ना, तो ते मारू तेरे में कुट्टू फड़ के। नहीं में स्नेहा निकलनी चाहिए मेरी आउटपुट।
हेलो, चलो नेक्स्ट इज थोड़ी थोड़ी चैप्टर 1 की स्टार्ट करना देखते हैं हम क्या समझ में आता है। जीएसटी का सेक्शन नंबर 9 इज चार्जिंग सेक्शन। नया चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन के जब है भाई चार्जिंग सेक्शन मतलब स्टार्ट तो सेक्शन नंबर 1 से ही होगा। वो पीजीबी में ऐसा होता था कि इनकम टैक्स के सॉरी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा है कि मल्टीपल चैप्टर बने हुए हैं, हर एक चैप्टर ਦਾ ਅੱਡ ਚਾਰजिंग ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਉਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰजिंग ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਾਰजिंग ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੇਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेवी मतलब लागू इम्पोज। चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन दैट इम्पोज जीएसटी। सेक्शन दैट इम्पोज जीएसटी सेक्शन नंबर 9 पता क्या बोलता है? इम्पोज जीएसटी या फिर लेवी जीएसटी। जीएसटी लेवी ये कर रहे हैं, इम्पोज ये कर रहे हैं, अप्लाई ये करवा रहे हैं। सेक्शन नंबर 9 ये बोलता है जीएसटी applies on supply of goods and or services। जीएसटी अप्लाइज ऑन गुड्स एंड और सर्विस। ये लिखा है मैंने एंड और मतलब अगर गुड्स की सप्लाई है तो भी जीएसटी लगेगा, अगर सर्विस की सप्लाई है तो भी जीएसटी लगेगा, और अगर गुड्स प्लस सर्विस दोनों की इकट्ठे सप्लाई हो रही है तो भी जीएसटी लगेगा। गुड्स एंड और सर्विसेज। ठीक हो गया? एक बात सुनो, अगर कोई चीज गुड भी नहीं है और अगर कोई चीज सर्विस भी नहीं है, क्या जीएसटी लगेगा? अगर कोई चीज गुड भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, क्या जीएसटी लगेगा? ना तो गुड है ना सर्विस है। इफ एनी आइटम is neither good nor service, क्या जीएसटी लगेगा? नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि सर जीएसटी तो लगेगा या तो गुड के ऊपर या सर्विस के ऊपर या गुड एंड सर्विस के ऊपर, लेकिन जो आप आइटम की बात कर रहे हो वो तो गुड भी नहीं है सर्विस भी नहीं, तो नहीं लगेगा। जिमें कि नहीं मनी एंड सिक्योरिटीज। एक्चुअल में मनी और सिक्योरिटी को ना गुड और सर्विस दोनों की डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है। मनी और सिक्योरिटी को गुड और सर्विस दोनों की डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है। सोगा जैसे इसकी गुड्स की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सोगा जैसी, हल्का सा चेंज, हल्का सा ऑलमोस्ट। सोगा की गुड्स की डेफिनेशन क्या थी अगर आपको याद हो तो? नव्या बताएगी। स्टार्टिंग करेंगे जनरल से, फिर बताएंगे एक्सेप्शंस। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी and things attached to the earth, things attached to the earth forming part of land which are agreed to be severed before or at the time of contract, sale of a contract, या आएगा before or at the time of supply। things attached to the earth which are agreed to be severed before or at the time of supply, ठीक? and it includes actionable claim। उधर था it exclude, इधर है it include।
भूल जाओ सो का, क्या करना है, हो गए फाउंडेशन पास, अभी इंटर में है इंक्लूड, बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। गुड की डेफिनेशन क्या थी सोगा में? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवेड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इट इंक्लूड्स एक्सटेंडेबल क्लेम बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अनएंकम्बर्ड मतलब, एनकम्बरेंस मतलब चार्ज मतलब गिरवी। वो सिक्योरिटीज डेटा गिरवी नहीं रखी हुई हैं, वो भी इम्प्लाइड ही है, सिक्योरिटी सारी आनी है चाहे गिरवी है चाहे नहीं गिरवी। शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन सुना है क्या? फ्यूचर ऑप्शन, एफ एंड ओ, शेयर मार्केट, लोग डूब जाते हैं। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है क्या नहीं वो तो क्या मैं नहीं समझा सकता, आता है मुझे, ये नहीं आता नहीं, इसमें मैंने बहुत काटे खाए हैं, इसमें भी बहुत काटे खाए हैं, चीज पता है सारी पर टेढ़ी है ये। सीए फाइनल में सब कुछ है, सीए फाइनल में एफ एंड ओ करके एक पूरा चैप्टर है। एक्चुअली फ्यूचर और ऑप्शन को एक और वर्ड बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव, इसको अलग से डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर और ऑप्शन डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, और अंडरलाइंग एसेट कुड बी शेयर, कुड बी फॉरेन एक्सचेंज, और क्या हो सकता है, जनरली ये दो ही होते हैं। शेयर कुड बी इंटरेस्ट रेट, तीन चीज़ें, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज और शेयर, सब कुछ सी ए फाइनल एस एफ एम। एस एफ एम पहले होता था, आज की डेट पे उसका नाम है ए एफ एम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा चैप्टर है डेरिवेटिव, समझ ही नहीं आता किसी को, जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया उसको नहीं समझ में आता, क्योंकि वो ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑप्शन बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन है जो मैंने बोली, और डेफिनेशन सुन के समझ ही नहीं आता भी की क्या है, मतलब ही नहीं समझ आ रही, छोड़ो कुछ तो होता है। शेयर मार्केट का ही लेन देन है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी में काउंट करते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि शेयर मार्केट में अगर आप कुछ भी शेयर सेल या परचेज करते हो तो उसके ऊपर एसटीटी लगता है, पता है आपको? ऐसे नहीं पता तो आज से याद रखना, क्या लगता है इसके ऊपर, एसटीटी। एसटीटी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और आपको पता है बहुत हाई है, बहुत हाई, लिटरल बताऊँ कितना हाई, कल ही शेयर बेचे थे, मैं आपको बताता हूँ कितना टैक्स बना है उसके ऊपर, बहुत हाई है, मतलब सरकार बहुत दुखी कर रही है। डेली मार्जिन स्टेटमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नोट। ₹311। अब आपको गिला है ये कितनी की बात हुई 311 की? ये थोड़ी दसाएंगे, मतलब ऐसा लगा लो कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर ब्रोकरेज कितनी है, एब्सोल्यूट फिगर थोनू पता है, थर्डी वैल्यू थोनू पता लगे, फ्लावर समझो। आप ऐसा लगा लो ब्रोकरेज पता कितनी थी, 40 रुपये, मतलब ब्रोकर ने जो चार्ज किया 40 रुपये, गवर्नमेंट ने जो चार्ज किया 300 रुपया। अब आप हिसाब लगा लो ब्रोकरेज कितनी है, मतलब जो ब्रोकर चार्ज कर रहा है सिर्फ 40 रुपये, गवर्नमेंट जो चार्ज कर रही है 300 रुपया।
इतना हाई हो गया, मतलब इंटरमीडिएट जो ब्रोकर बैठा है वो सिर्फ 40 ले रहा है, सरकार उससे 10 टाइम्स ले रही है। एसटीडी इतना हाई है। परसेंटेज बताऊं कितना बना ये? बस हाँ 3 जीरो डाया 0.10% बना, 0.10% ऑफ सेल वैल्यू। छोड़ो, कुल मिलाकर के शेयर मार्केट में अगर आप कोई चीज सेल करोगे, सेलिंग, ठीक है और बात, पहले जो आप कहानी समझा रहे थे ना, उस कहानी के अंदर ही मैंने आपको समझा सकता था कैस्केडिंग इफेक्ट, बताना रह गया। कल मैं आपको ऐसा करूंगा, जैसे का याद दिलवाना, कैस्केडिंग एक्चुअल में समझाऊंगा कैसे होती है कैस्केडिंग। यही वाली एग्जांपल लेके, ये जो अपन ले रहे थे ना, ये मैं बना रहा था कैस्केडिंग की एग्जांपल ही बना रहा था ये, लेकिन वो टॉपिक से इधर उधर हो गए तो कैस्केडिंग समझाना रह गया। नहीं, तभी इतना अनइम्पोर्टेंट छोड़ के शायद स्किप हो गया, लेकिन चलो, अगर टैक्स ऑन टैक्स वाली चीज़ है, बिफोर वैट, हाँ बिफोर वैट वाला इफेक्ट, बिफोर वैट है किसी, आफ्टर जीएसटी है किया आ गया, अभी कैस्केडिंग खत्म होगी, क्यों हुई? कल समझेंगे, कल समझेंगे, बाद में करेंगे, आ जाएगा आपको दिखने लगेगा, मैंने बताया तो था कि बिजनेस है। जैसे कल्ला गुड्स लिखे है, गुड्स मतलब एक इनपुट गुड्स, एक कैपिटल गुड्स, मतलब मूवेबल एसेट भी तो मूवेबल ही है, वो तो कहेगा लैंड बिल्डिंग, वो मूवेबल नहीं है ना, ताइयों सर्विस है। सुनो, हेलो, जीएसटी कब लगता है? एट इवेंट ऑफ, जीएसटी अप्लाइज एट इवेंट ऑफ सप्लाई कह लो या ऑफू सेल कह लो, सही है। पंजाबी में कटशॉट ये बहुत बोल सकते हैं, जब जब कोई चीज बिकेगी तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर शेयर बिकने के ऊपर एसटीटी ऑलरेडी लग रहा है, एसटीटी भी कब लगता है? एसटीटी कब लगता है? अप्लाइज एट इवेंट ऑफ सेल। अगर यार बेचने के ऊपर, जब जब सेल कर रहा है तब तब अगर बेचने के ऊपर एसटीटी लग रहा है, तो फिर से जीएसटी थोड़ी लगाएंगे। एट द इवेंट ऑफ सेल के ऊपर एक टैक्स तो ऑलरेडी लग रहा है ना, देयरफॉर जीएसटी फिर से नहीं लगाएंगे। दैट्स वाई सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि एसटीटी ऑलरेडी लग रहा है। एसटीटी अप्लाइज एट इवेंट ऑफ सेल, देयरफॉर जीएसटी डोंट अप्लाई। आपको मैंने कुछ बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को मे भी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर बड़ा हैवी है, बड़ा कुछ है। मैं तो नहीं गल दसदा है, जो उनमें समझाई ना, मैं लॉ भी दसी जाना तो लॉ का रीजन भी दसी जाना, पर एज अ स्टूडेंट जो तुम प्रिपेयर करना ना, तो सिर्फ लॉ याद करना, तो रीजन तो अंब लेने, रीजन से सिर्फ आपको इंटरलिंकिंग समझ में आएगी, आगे का पीछे का इंटरलिंकिंग होगी, समझ में आएगा, रिटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। किसी से बात करोगे तो ऐसे बुद्धू से नहीं लगोगे, इंटेलिजेंट लगोगे। पेपर में नया क्वेश्चन आएगा तो उसे हैंडल कर पाओगे, समझने का, लॉजिक रीजनिंग का ये फायदा है। लेकिन सिर्फ लॉ याद करके भी तुम पास हो सकते हो, तो जिन्हों मेरी गल्लां औखियां लगी जांदियां परवाह ना करो, जो लॉ याद करने की वारी होगी ना, वो हो जाऊगा, वो छोटा पार्ट है। जिन्ना मैं समझाई ना, जो 20% लॉ याद करना है, 80% सब इंटरलिंकिंग समझाना है, वो 20% नाल भी कम हो जाऊगा, पर वो 80% किते बिना वो फिर एक टीचर का फिर फायदा की रह गया, किताब तो थोड़े हथ भी है, बस ये गल है। तो मेरा जो बुली है ना, 80% है, थोड़ा कम सिर्फ 20% ही है, 20% तुम आराम ना कर लोगे बेपरवाह, अगर लग रहा है भी टफ, और अगर समझ आ रहा है वधिया चिल है, फिर तो सुन चलो। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा है भी भाई, जो कोई चीज़ बेचांगे ना, उदों जीएसटी लगता है, पर अगर कोई चीज़ बेचन तो ऑलरेडी कोई होर टैक्स लग रहा है, फिर जीएसटी नहीं लगता। जिमें कि सिक्योरिटीज़ अगर बेचिया जाती है तो सिक्योरिटी बेचन ते, सिक्योरिटीज़ बेचन दे ईवेंट ते ऑलरेडी एसटीटी लग रहा है, जीएसटी नहीं ला रहे। किमें नहीं लग रहा जीएसटी, हुण ये सुनो, किमें, एक गल है नहीं ला रहे,
एक गल है लॉ च कित्थे की लिखी है कि नहीं लग पा रहा वो दस रहे मैं दोनों नहीं लगना चाहिए तो समझ आ गया क्योंकि एसटीटी लग रहा है। लॉ च कित्थे है की लिखा भी नहीं लग पा रहा। गुड्स डेफिनेशन देखी पहला सैक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन वो कहता है जीएसटी लगूगा ऑन द सप्लाई ऑफ गुड या फिर सर्विस। तो मैं तुम दसिया अगर कोई चीज गुड है या फिर सर्विस है ना दोनों से कुछ है फिर जीएसटी लगू अदरवाइज नहीं लगूगा। बाद च देखेंगे बाद देखेंगे ठीक है। अगर कोई चीज गुड या सर्विस तो कुछ हैगी है फिर ही जीएसटी लगू अदरवाइज नहीं लगू। ठीक हो गया। सिक्योरिटी ਨੂੰ जीएसटी डेफिनेशन बाहर गुड्स ਦੀ डेफिनेशन बाहर कटा हुआ है प्लस सर्विस की अगर डेफिनेशन देख दो ना तो उत्थे पता की है सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड एनीथिंग अदर देन एंड एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी। क्या समझे मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड है ना सर्विस है। एनीथिंग अगर कोई चीज़ गुड भी नहीं है सर्विस भी नहीं है और वो क्या चीज़ है मनी एंड सिक्योरिटी क्योंकि सिक्योरिटी ना तो गुड है ना सर्विस है। गुड और सर्विस किसी में नहीं आई ना तो जीएसटी नहीं लग पाएगा क्योंकि सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन जो जीएसटी अप्लाई करवाता है वो ये बात बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ सप्लाई है गुड की या फिर सप्लाई है सर्विस की तो जीएसटी लगेगा। तो सिक्योरिटी ना तो गुड है ना सर्विस है देखो जीएसटी नहीं लग रहा और आइडियली लगना भी नहीं चाहिए था क्योंकि एसटीटी लग रहा है। चले आगे नेक्स्ट पहली आइटम दूसरा जीएसटी अप्लाइज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई चीज गुड नहीं है सर्विस नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा और अगर कोई चीज सप्लाई है नहीं तो जीएसटी लगेगा क्या नहीं। और सप्लाई मतलब ओफू सेल ठीक ओफू छोड़ो थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ अभी। सप्लाई मतलब सप्लाई को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या था सप्लाई इंक्लूड्स क्या बोला सप्लाई ओ अगर लिखा हो सप्लाई इंक्लूड्स वर्सेस लिखा हो सप्लाई मींस क्या फर्क है ये की बात है क्या फर्क है। इंक्लूज मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन जो लिखा है इसके अलावा इसके जैसा कुछ भी आ जाएगा। सप्लाई अगर मींस लिखा होता मतलब जो लिखा है सिर्फ वही एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो लिखा है सिर्फ वही एक्सेट्रा जैसा वर्ड वहां पे नहीं होगा। सप्लाई मींस और इंक्लूड्स कैन में फर्क है और जीएसटी लॉ में क्या लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स तभी करके डेफिनेशन तो पढ़ेंगे फॉर द सेक ऑफ जस्ट रीडिंग ना तो पेपर में लिखनी आएगी ना इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। एप्लीकेबिलिटी क्यों नहीं आएगी क्योंकि लिखा है वर्ड इंक्लूड इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव जो चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी उसके ऊपर भी लगेगा। तो कट शॉर्ट पता क्या करना है आपने अगर पैसा आ गया जीएसटी लगू गल खत्म। अगर किसी बंदे के पास पैसा आ गया ना तो जीएसटी लगेगा। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई हर एक तरीके की सप्लाई सप्लाई किया जाऊगा। फिर इन्होंने ना एक एग्जांपल्स दी थी सच एज 8 चीज़ें हैं सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल लाइसेंस डिस्पोजल। अभी क्या कुछ हो गया ना सेल मतलब सेल समझ में आता है ट्रांसफर या बार्टर मतलब दोनों में फर्क क्या होगा। बार्टर मतलब एक्सचेंज वर्ड तो अलग से लिखा हुआ है। अच्छा ट्रांसफर मतलब जैसे राघव ने कहा था ना कि सर हमने मंदिर को दान कर दिया तो ट्रांसफर हो गया हाँ दैट इज अ वर्ड ट्रांसफर वो भी सप्लाई है क्योंकि हमने कहा था ना उस केस में भी टैक्स बनेगा तो वो भी सप्लाई है। बार्टर बार्टर मतलब गुड्स के बट्टे गुड्स या गुड्स के बट्टे सर्विस। एक्सचेंज मतलब
गुड्स के बट्टे गुड्स प्लस पैसा, या गुड्स के बट्टे सर्विस प्लस पैसा। मतलब बार्टर और एक्सचेंज में फर्क क्या है? बार्टर मतलब प्योर काइंड, एक्सचेंज मतलब काइंड प्लस कैश, काइंड प्लस कैश, पार्टली कैश पार्टली काइंड एक्सचेंज। लीज और रेंटल में क्या फर्क होता है? लंबे टाइम के लिए होता है तो वर्ड लीज बोल देते हैं, छोटे टाइम के लिए होता है वर्ड रेंटल बोल देते हैं। जैसे कि ये तालीवाल वकील साहब लैंडलॉर्ड हमसे किराया लेते हैं, गंदे बंदे। चलो, तो किराया लेते हैं तो बाबूजी के पास पैसा गया, लैंडलॉर्ड ने पैसा रिसीव किया, हमने पैसा पे किया। जो पैसा रिसीव करेगा वो कौन होगा? सप्लायर होगा, रेसिपिएंट होगा? तनु ने कह दिया रेसिपिएंट, क्योंकि तनु को लगा सर पैसा रिसीव किया तो रेसिपिएंट। अरे ऐसे नहीं होता, सर्विस देने वाला, सर्विस गिवर सप्लायर, सर्विस रिसीव करने वाला रेसिपिएंट। सप्लायर बायर इज ऑल्टरनेटिव नेम फॉर सेलर और बायर। इस केस में मैं क्या बनूंगा? बायर, वो क्या बनेगा? सेलर। लेकिन उनको सेलर नहीं बोलना, उनको बोलना है सप्लायर, हमें बोलना है रेसिपिएंट। और अगर हम उनको पे कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने सर्विस ली होगी और उन्होंने सर्विस दी होगी। दे बिकम सप्लायर, आई बिकम्स द रेसिपिएंट। ठीक हो गया? क्या इस ट्रांजेक्शन के ऊपर भी जीएसटी लगता है? हाँ, दिस इज ऑल्सो सप्लाई। सभी करके बोल रहे हैं, लीज हो या रेंटल हो, दोनों केसेस सप्लाई है। व्हाट इज लाइसेंस? अगर आपने पिस्टल रखनी है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस बनवाना पड़ेगा तो क्या फीस देनी पड़ेगी? लेट्स से 20,000। पक्के की फीस की बात कर रहे हैं, कचेड़ी रिश्वत दे दो, गल नहीं कर रहे आप। 5,000 है, 50,000 है, चलो 50,000। चलो हो गया, अपन पता 50,000 खर्चा होगा टोटल, पक्की फीस नहीं होनी। 50,000 टोटल खर्चा होगा, लाइसेंस का खर्चा होगा, सरकारी फीस नहीं 50,000 होनी है। चलो हमें तो पता नहीं, बानिया बंदे हैं वही डरते हैं हंसता, सानू ही पता है होएगा कुछ भी। लेट्स से गवर्नमेंट को अपन ने फीस पे कर दी 20,000 ऑफिशियली, ठीक हो गया? गवर्नमेंट को पे किया, गवर्नमेंट की जेब में पैसा आया, गवर्नमेंट ने बट्टे में क्या दिया? लाइसेंस। लेकिन गवर्नमेंट की जेब में पैसा आया, सप्लाई है। अब गवर्नमेंट कुछ बेच रही है, सर्विस दे रही है, कोई की सर्विस लाइसेंस दे रही है, तो ये भी सप्लाई है। ठीक हो गया? जैसे होता है ना कि मतलब कुछ भी कह लो, एक वो होता है ना, बसों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर शायद आपने देखा हो ऑल इंडिया परमिट वर्ड लिखा हुआ। तो ऑल इंडिया परमिट आपको क्या लगता है? पैसे दे के होता होगा ऐसे? तो सरकार को पैसा दिया, सरकार ने क्या आपका दिया? लाइसेंस। तो लाइसेंस ऑल्सो सप्लाई। डिस्पोजल क्या चीज़ है? वो हमने बोला था ना कि वो जर्जुर लग गई, जैसे कि आपको बोला तनु को घर पे कूलर पड़ा था, उसको जर लगी, रस्ट लग गई, तो हमने एज अ मिट्टी दे पाउच कहा था डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ इज ऑल्सो सप्लाई, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो। क्योंकि 7(1) ऐसा बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज मेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बकवास था, ये जो रेड पेन से लिखे बकवास था, ब्लू वाला इंपॉर्टेंट है। मेड और एग्रीड टू बी मेड। इन कोर्स और furtherance of business for consideration। कंसिडरेशन मतलब जो भी पैसा रिसीव किया, डजंट मैटर कैश या काइंड। कंसिडरेशन मतलब जो भी पैसा रिसीव किया, डजंट मैटर कैश या काइंड। अगर मैं कुछ बेच दिया या मैं बेचना चाह रहा हूं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज मेड, सेल कर दी या एग्री कर दी सेल करना, दोनों कैसे सप्लाई किए। मतलब कल 14 अक्टूबर थी, आप सभी लोग क्लास लगा के गए, क्या मैं डीम्ड मान लूं कि मैं आपको सर्विस दूंगा फ्यूचर में? हाँ, इम्प्लाइड। तो कल के दिन ही ये सप्लाई क्वालिफाई हो गई, चाहे अभी तक ऑन पेपर्स हमने ऑफिस में बैठ के बात नहीं करी, लेकिन अगर आप सब यहाँ पे बैठे हो, इम्प्लाइड है कि मैं आपको फ्यूचर में सप्लाई दूंगा, तो कल से ही ये क्वालिफाई हो गया सप्लाई, कल से ही हमारे बीच में सप्लाई क्वालिफाई हो गई। अग्रीड टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है? अगर आप सेल कर रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस तो भी सप्लाई,
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस के चलते चलते आपको एक एडिशनल एक्टिविटी करनी पड़ रही है, जैसे कि एसेट बेचना, वो भी सप्लाई है। एसेट बेचना सप्लाई है, वर्ड इथों निकला है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर तो आपका वो कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, रेगुलर है, तो सप्लाई है ही है। रेगुलर नहीं है, कभी कभी बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस की फर्दरेंस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो भी वो सप्लाई है। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के थ्रू आपका क्या आ गया, अनयूजुअल एक्टिविटीज ऑल्सो सप्लाई। अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब कभी कभी करने वाली एक्टिविटी भी सप्लाई है। अनयूजुअल एक्टिविटी इज ऑल्सो अ सप्लाई। एग्जाम्पल एसेट सोल्ड। समझ में आ गई। इनफैक्ट बिजनेस एंटिटी अगर रद्दी जगाएगी ना, रद्दी न्यूज़पेपर रद्दी, तो भी जीएसटी भरना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है नहीं, ऑर्डिनरी तो हमारा फर्नीचर बेचना है, लेकिन हम दुकान है तो रद्दी, मतलब न्यूज़पेपर लगवाए हुए हैं तो रद्दी इकट्ठी हो रही है, रद्दी बेच रहे हैं, रद्दी बेचने के ऊपर भी जीएसटी भरना पड़ेगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का केस है। ठीक हो गया। कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन आनी चाहिए तभी सप्लाई करेंगे, अगर कंसिडरेशन नहीं आ रही तो सप्लाई नहीं करेंगे। राघव डाउट आएगा? आएगा। मंदिर वाले ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ ਚ ਚਕਾਇਆ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਚ ਚਕਾਇਆ ਸੀ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਐਸ ਪਰ 7(1) ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, हैगी है। तो सेक्शन 7 सप्लाई बताता है, 7(1)A के बाद आता है 7(1)B। 7(1)B क्या बोलता है, वो चीजें जो 7(1)A में नहीं आ पाई वो चीजें 7(1)B में कवर करेंगे। 7(1)B छोड़ो, बाद में देखेंगे। 7(1)C, 7(1)B पेंडिंग है, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो। 7(1)C, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C कहते कुछ ट्रांजैक्शन जो जिनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तब भी उसको सप्लाई बोलेंगे। अगर वो बस शेड्यूल 1 क्या करता है, सॉरी सेक्शन 7(1)C क्या बोलता है, सम केसेस विदाउट कंसिडरेशन shall be deemed as supply, shall be deemed as, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, और सम केसेस, और ये केसेस कहाँ पे गिवन है, गिवन इन शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 के पैरा 1 में, शेड्यूल 1 के पैरा 1 ऐसे, मतलब सेक्शन का तो सबसेक्शन होता है ना, शेड्यूल का सबसेक्शन नहीं होता, शेड्यूल का होता है पैरा 1 2 3 4। पैरा 1 में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोजल कर रहे हो किसी बिजनेस एसेट का ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड शैल बी डीम्ड एज अ सप्लाई। क्या लिखा हुआ है, परमानेंट, एक केस ही बताया मैंने आपको, अभी तो 4 पैरे हैं। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट on which ITC has been availed is deemed as supply। बिजनेस एसेट मतलब एसेट के गुड्स, कैपिटल गुड्स के इनपुट गुड्स भी, बोथ इनपुट गुड्स। क्या इन्वेंट्री बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आती है, क्योंकि इन्वेंट्री बैलेंस बिजनेस एंटिटी की एसेट नहीं है। बोथ इनपुट गुड्स एंड कैपिटल। सुनो ना, हम बॉटल्स लेके आए 800 बॉटल्स का आईटीसी ले लिया, 800 का, 800 का आईटीसी एक बार में ले लिया होगा। मैंने 50 बॉटल ना नीचे लंगर लगा दिया, बॉटल चाहिए ले जाओ, बॉटल चाहिए ले जाओ, बॉटल चाहिए ले जाओ, बॉटल चाहिए ले जाओ, फ्री में बांट दी 50 बॉटल, फ्री में बांट दी।
कंसिडरेशन आई है, सप्लाई है, एज पर 7(1)(a) नहीं है, एज पर 7(1)(c) है। सरकार कहती और जैसे उन्होंने बिजनेस बेचना ही नहीं सी, आईटीसी क्यों लिया भाई, मोड़ सानू, तो आईटीसी सरकार को मोड़ना पड़ेगा। कैसे मोड़ेंगे, 7(1)(c) के तहत इसको सप्लाई कह के। तो अगर आप फ्री में कुछ चुका रहे हो, चाहे वो बिजनेस का इन्वेंट्री चुका रहे हो, चाहे वो बिजनेस का एसेट चुका रहे हो, अगर फ्री में चुका रहे हो आईटीसी लौटाना पड़ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। जब मैं कहता हूँ प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन है कि आपने आईटीसी अवेल किया होना चाहिए। हाँ, अगर आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो सरकार को लौटाना भी क्या है, कस्टमर से पैसा आया नहीं तो आउट ऑफ पॉकेट तो भरना है नहीं। अगर आईटीसी अवेल नहीं किया सरकार को कुछ नहीं भरना, आईटीसी अवेल किया सरकार को भर दो, आईटीसी अवेल नहीं किया लेकिन कस्टमर से ले लिया तो भी भर दो। ठीक हो गया। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी कहता exclude from supply cases of schedule 3। शेड्यूल 3 में कुछ ऐसे केसेस दिए गए हैं जिनको सप्लाई ना बोलो, जिनको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। सप्लाई कहते हैं सप्लाई इंक्लूड सारा कुछ, बट एक्सक्लूड शेड्यूल 3 वाले केसेस। जनरली सारा कुछ सप्लाई है पर शेड्यूल 3 वाले केसेस सप्लाई नहीं है। जिमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है, क्या एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयर सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, अगर सर्विस दे रहा है क्या सर्विस के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि जीएसटी अप्लाइज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर्विस के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख, 12 लाख के 30% था इनकम टैक्स, 18% जीएसटी ला दो, 50% सरकार को दे दो, 50% उनके घरे ले जाओ। क्या लगता है ऐसे करेंगे? सैलरी के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स लग रहा है तो जीएसटी फिर से नहीं लगाएंगे, तो जीएसटी नहीं लगाना था ना। तो जीएसटी ना लगाने का तरीका क्या है, एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। जीएसटी ना लगाने के वेरियस तरीके हैं, या तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन नहीं लगा रहा, जैसे लिकर के ऊपर, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सेक्शन 9 में लिख रखा है। क्या लिख रखा है? सेक्शन 9 कहता है जीएसटी अप्लाइज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग पेट्रो एंड लिकर। सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, लिकर ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट दे उत्ते जीएसटी लाया ही नहीं। दूजा सेक्शन 9 ने तो लाता लेकिन गुड्स या सर्विस डेफिनेशन बाहर कटता, फिर भी जीएसटी ना लग गया। तीजा केस गुड्स या सर्विस डेफिनेशन तो है पर सप्लाई डेफिनेशन बाहर कटता था भी जीएसटी ना लग गया। और भी 1-2 केस है जो जीएसटी नहीं भरना सरकार ने। कल देख, धीरे धीरे चलते हैं। कितना कुछ लिख दिया ना मैंने, रिकॉल कर रहा हूँ क्या लिख दिया। डाउट लिख के रख लो, 3 दिन बाद पूछना, दिवाली की छुट्टी के बाद। मजाक नहीं, आप मेरे से डाउट पूछना, मेरे को लगेगा अभी आंसर देने वाला मैं बता दूंगा, नहीं लगेगा तो कॉपी पे लिख लेना, बता दूंगा किस दिन पूछना। ये नहीं तब पढ़ के आऊँगा तो बताऊँगा, कहीं ऐसा सोचो हूँ दसूंगा ना दिमाग खराब हो जाऊगा, जल्दी लगेगा डाउटेड है। देखो मैं बोला आपको सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, ये जीएसटी अप्लाई करता है। अच्छा सेक्शन 9 के एक्ट का सेक्शन 9 बोलता है जीएसटी अप्लाइज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। अगर कुछ इस गुड्स या सर्विस किसी में नहीं आ रही तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे कि मनी और सिक्योरिटी दोनों में नहीं आ रही तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर कुछ सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आ रही तो जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलते हैं? सप्लाई मतलब सब कुछ ही है,
जनरली सबको सप्लाई है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सप्लाई नहीं है, और वो कुछ चीज़ें कहाँ पे दी हुई है, शेड्यूल 3 में दी हुई है, जो चीज़ें सप्लाई नहीं है। जिसके एग्जांपल्स क्या हैं, शेड्यूल 3 के केसेस कौन से ऐसे, पैरा 1 एम्प्लॉयमेंट सैलरी, ठीक है। ऐसी एक और केस, ये नंबर छोड़ दो, केस हो गए बस। पहला केस एम्प्लॉयमेंट सैलरी, दूसरा केस, आपको पता है जब जगह बेचते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है 8% की। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी कब पे करनी पड़ रही है, एट द इवेंट ऑफ सेल। अगर एट द इवेंट ऑफ सेल ऑलरेडी कोई टैक्स पे कर रहे हो, तो क्या एट द इवेंट ऑफ सेल फिर से जीएसटी भी पे करोगे? तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। नहीं लग रहा, कैसे नहीं लग रहा? क्या लैंड एंड बिल्डिंग गुड नहीं है? इमोल प्रॉपर्टी है। क्या लैंड एंड बिल्डिंग गुड है? नहीं, लेकिन सर्विस तो है। हाँ, तो सर्विस डेफिनेशन में आ गई। हाँ, तो एक बार तो जीएसटी लग रहा है, यस, लेकिन क्या एंड ऑफ द डे लगना चाहिए? नहीं। तो कैसे नहीं लग रहा? सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। कैसे बाहर निकाला? शेड्यूल 3 में लिख दिया। शेड्यूल 3 में जो चीजें लिख दी वो चीजें सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे लिखा हुआ है? केसेस ऑफ शेड्यूल 3। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे लिखा हुआ है? शेड्यूल 3। क्योंकि शेड्यूल 3 में लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना इज नॉट अ सप्लाई, या फिर ऐसा कह लो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट सप्लाई। उधर से एम्प्लॉयमेंट सैलरी नॉट अ सप्लाई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सप्लाई नहीं है, तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। फिनिश। समझ में आ गई? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जीएसटी रोक देना चाहिए, शक्लें देख के आपकी। सही लग रहा है मुझे, क्या चलने दे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। वो तो हो गया, अभी रोक दे के चलने दे, बहुत है। चलो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।